हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको करा रहे हैं सीडीपी की यानी कि बाल विकास अध्ययन, जिसकी हमने वन लाइन सीरीज स्टार्ट की है और ये आपको यूट्यूब पर पहली बार मिलेगी, जिसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं आपके आज तक, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन हम डेली आपको चैप्टर टॉपिक वाइज कराते जाते हैं। डेली आपको 20 से 30 क्वेश्चन डेली आपको शॉर्ट वीडियो में कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वो किसी भी स्टेट का कोई भी टेट एग्जाम, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर आपका यूपी टेट और सुपर टेट और आपका यूके टेट और साथ ही आपके एच टेट है, आर टेट है, रीट है, बीट है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी खास अगर कहा जाए तो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर वीडियो से आपको 1-2 नंबर ज़रूर ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ पर हम चलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता से कौन संबंधित है। तो सृजनात्मकता से क्या संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो जो अपसारी चिंतन होता है, ये आपका सृजनात्मकता से संबंधित है। अपसारी चिंतन में क्या होता है, जो हमारे चिंतन होते हैं वो चारों तरफ, मतलब हर चीज़ को अपसार करते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। जैसे कि आपका ये केंद्र बिंदु हो गया, केंद्र से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो जो बाहर की ओर भागते हैं वो आपके अपसारी, और जो औपसारी क्या होते हैं, जो अंदर की तरफ आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे है कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों से क्या कर रखना चाहिए। तो एक अध्यापक को क्या रखना चाहिए अपने विद्यार्थियों से, तो लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आता है कि शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो एक छोटे से बच्चे का, यानी कि जो एक शिशु होता है, उसके जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 350 ग्राम लगभग होता है। इसी के साथ है कि सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है। तो नवीन परिणाम से ही सृजनात्मकता की पहचान होती है। इसके बाद है ये आपका जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की चार अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो एक आपकी आती है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो कि 0 से 2 रहती है। वहीं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 रहती है। ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 रहती है। वहीं फिर आती है लास्ट में आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये आपकी 11 से 18 वर्ष तक की रहती है। ठीक है, आगे है आपका कि प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है। तो प्रकृति पोषण जो विवाद है, ये आपका आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। इसी के साथ है कि सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। तो गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं वो 46 टोटल होते हैं और 23 आपके जोड़े होते हैं। वहीं आता है कि सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो जो सुजन शास्त्र के पिता वो आपके गाल्टन है। ठीक है, आगे है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं हैं। ठीक है, आगे है कि 8वीं कक्षा में के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वो है आपका साहित्यिक समारोहों का आयोजन। ठीक है, इसके बाद आएगा कि परिवार किसका एक साधन है। तो परिवार जो है वो बच्चों के अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। और औपचारिक जो शिक्षा होती है वो स्कूल में दी जाती है, एक निश्चित समय सीमा में। वही है कि प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जैव और अजैव ये दोनों ही सम्मिलित होते हैं। वहीं आता है कि बालक की प्रथम पाठशाला। तो बालक की प्रथम पाठशाला बच्चे का घर या परिवार होता है। वही है कि अनुभव द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे सीखना कहते हैं। वही है कि सीखने का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो परिवार में परिमार्जन क्या होना, व्यवहार में परिमार्जन होना ही ये आपके सीखने का सबसे अच्छा अर्थ है। फिर है कि क्या भावात्मक सीखने का क्षेत्र है। तो हाँ, बिल्कुल भावात्मक जो है ये आपका सीखने का एक क्षेत्र है। इसके बाद है कि चाक्षुष सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो हाँ, ये भी एक आपकी सीखने की एक शैली है। फिर आता है कि क्या अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। तो ऐसा नहीं है कि अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति नहीं है, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन भी है। ठीक है, आगे है कि शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का क्या कारण हो सकता है। तो शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचरण नीतियां जो हैं वो उनके अधिगम शैली के अंतर का कारण बनती हैं।
फिर है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है, तो वो आपका तत्परता से संबंधित है। क्या तनाव नियम सीखने का नियम है, तो तनाव तो नहीं, तनाव क्या है, यह नियम सीखने का नियम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है कि क्या बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल है, तो नहीं शामिल है, ठीक है। इसके बाद है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्ताव सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, तो तत्परता के नियम पर आधारित है। सीखने के नियम किसने दिए थे, तो सीखने के जो नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। तत्परता का नियम किसने दिया है, तो तत्परता का नियम भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रयास एवं भूल का जो नियम है वो भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। वही है कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो SOR आपका वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वहीं आता है कि प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रति किसके द्वारा दिया गया था, तो वो आपका बंडूरा के द्वारा दिया गया था। फिर है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है, तो अनुकरण करना है। किस अधिनियम मनोविज्ञान ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, तो जो गुथरी है उन्होंने बाल विकास को में आपके पुरस्कारों को महत्व नहीं दिया है। इसी के साथ हमारे टॉप क्वेश्चंस की सीरीज यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।